जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट वालों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। ईवीएस सब्जेक्ट की हमारी ये क्लास रहेगी और इस क्लास में उन सभी पॉइंट्स को मैंने शामिल किया है जिनसे लगातार आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने इससे पहले ईवीएस के लिए क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ तीनों की अलग अलग वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, जिसमें क्लास थर्ड एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ एक वीडियो में आप क्लास थर्ड की वीडियो देख सकते हो। एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरी क्लास कवर कर रखी है क्लास फोर्थ के लिए, और एक वीडियो में मैंने पूरी क्लास कवर की है फिफ्थ क्लास की। तो आप अगर पीडीएफ लेना चाहें उन तीनों वीडियो का, उन तीनों पीडीएफ का प्लस इस पीडीएफ का, तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप इन सभी पीडीएफ को ले सकते हो। इसमें क्या होगा, अगर आप उन तीनों पीडीएफ को ले लेते हो और पढ़ लेते हो, उन तीनों वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। और एक ये वीडियो, इसमें मैंने उन पॉइंट्स को शामिल किया है जिन पॉइंट से लगातार सीटेट में क्वेश्चन बनते रहे हैं। यानी 3 वीडियो वो क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ, और एक ये वीडियो। इन 4 वीडियो से जो आपके ईवीएस सब्जेक्ट से पेडागोजी को अगर हटा दें, तो जो हम 4 वीडियो से आपको 15 में से 13-14 क्वेश्चन का लगातार, मतलब हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप थर्ड की वीडियो, फोर्थ की वीडियो, फिफ्थ की वीडियो और ये वीडियो देख लेंगे, तो ईवीएस में इतना भरोसा कीजिए, आप कोई भी बुक मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए, आप सिर्फ प्रैक्टिस साइड लगाइएगा और देखिएगा आप लोग कि आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे सही जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, 13 से 14 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इन्हीं 4 वीडियो से आपको देखने के लिए मिल जाए। कुछ भी और देखने की आपको जरूरत नहीं है। 3 वीडियो वो देखिए और एक वीडियो ये देख सकते हैं। तो ग्रुप में ऐड होने के लिए इस पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज से आपको प्रैक्टिस सेट लगातार आपको यहाँ पर ईवीएस सब्जेक्ट के और पेडागोजी के देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पर जानवर। जानवरों से हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट्स वही होंगे, बहुत ही शॉर्ट में ये पीडीएफ तैयार किया गया है जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाए, कम पढ़कर ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो मेरी 3 वीडियो शायद 3 घंटे की भी नहीं है, और ये वीडियो मान लीजिए 70 मिनट के लगभग का ये वीडियो होगा, तो मैं कह सकता हूँ 4 घंटे की वीडियो, और ईवीएस में पूरे नंबर की गारंटी मैं आपको दिलाता हूँ। तो देखिए यहाँ दे रखा है, जानवर जो होते हैं, जानवरों की खाल पर डिजाइन जो बने होते हैं, ये डिजाइन उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। याद रखिएगा, जानवरों की जो खाल पर जो डिजाइन बने हुए होते हैं, ये उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। और जो जानवर रात में जागते हैं, उनको हर चीज कैसी दिखाई देती है, काली व सफेद दिखाई देती है। जो जानवर रात को जागते हैं, उनको क्या होता है, चीजें, हर चीज जो भी दिखाई देगी वो काली या सफेद ही दिखाई देगी। जानवरों में भी क्या होता है, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और बहुत समय तक दिखाई नहीं देते हैं। इसका एग्जाम्पल बात कर ली जाए, इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। छिपकली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। छिपकली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। ये खास मौसम में कैसे होते हैं, बहुत गहरी नींद में, बहुत दिनों लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की भी अपनी पूरी भाषा है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जानवरों की भी अपनी पूरी भाषा होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये पॉइंट और इससे अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डाउट बिल्कुल मैं आज क्लियर कर दूंगा आपका, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बन ही जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। यानी कि जिन जानवरों के हम लोग कान देख सकते हैं, वे क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं, और उनके शरीर पर बाल होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं हम लोग, कि जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या देते हैं, वे अंडे देते हैं।
जिनके बाहरी कान हमें दिखाई देते हैं वे क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, जिनके कान बाहरी दिखाई नहीं देते, वे अंडे देते हैं। अब यहां से देखिए, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी, स्तनधारी कौन होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं स्तनधारियों के पर, वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। स्तनधारी वर्ग के जितने भी जंतु हैं ये सभी बच्चे देते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा है ना, हाथी, सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक के बारे में ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, पहले तो IUCN याद रखिएगा। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आप लोग इसकी याद रखिएगा। तो ये IUCN क्या करता है, एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। IUCN के द्वारा जो सूची जारी की जाती है इसको रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं, जो कैसे हो रही हैं, विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। और रेड डाटा बुक में जो प्रजातियों को प्रकाशित किया जाता है इन्हें थ्रेटेंट जाति कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेटेंट का नाम इनको दिया जाता है। और ये जो होती हैं ये 3 प्रकार के संकटापन के रूप में जारी किए जाते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, संकटापन, ठीक है ना, एंडेंजर्ड, सुभद्य या वह दुर्लभ, रेयर, है ना, ये प्रजातियां थ्रेटेंट जातियों के अंतर्गत आती हैं। कितने वर्ग हैं, याद रखिएगा 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग, 3 वर्ग हैं, तीनों का आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है इसमें बाघ के बारे में पढ़ लेते हैं। बाघ से अक्सर आपका क्वेश्चन देखने के लिए बन जाता है, और इससे जो क्वेश्चन बनता है हमारा सीटेट में, उसमें क्या होता है, आपको 3 से 4 पॉइंट दे दिए जाते हैं। उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, सभी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। और अगर सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है, क्योंकि अक्सर नहीं लगा के भी छोटी सी मिस्टेक वहां दे देता है, और छोटी सी हमारी लापरवाही की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इनके बारे में जो भी मैं पढ़ाऊं, मेरी एक एक लाइन जो लिखी गई है वो लाइन वही है जो एग्जाम में कभी न कभी आई हुई है। तो इसलिए हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से मुझे सुनना है, एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप, मैं नंबर दे चुका हूं, उस पर मैसेज कीजिएगा, PDF भी आपको मिल जाएगा। इससे पहले 3 वीडियो और मैं डाल चुका हूं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की EVS का, वो तीनों वीडियो और एक ये वीडियो, 4 वीडियो से आपका पूरा EVS देखने को आपको मिल जाएगा। तो देखिए, बाघ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ दे रखा है, बाघ हमसे अंधेरे में भी क्या करता है, 6 गुना बेहतर ढंग से देख सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर ढंग से देख सकता है। और बाघ की जो मूछें होती हैं ये हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, और उसे शिकार की स्थिति का बिल्कुल सही पता चल जाता है। और बाघ क्या करता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। ये बाघ का पिक है, मौके के अनुसार देख रहा है, आप ही को देख रहा है ना, मौके के, मुझे सही से पढ़ लो, मुझे सही से पढ़ लो, मैं 1 नंबर का इस बार आने वाला हूँ। बाघ ये बोल रहा है, मौके के अनुसार ये अपनी आवाज बदलता रहता है। ये गुस्से में कुछ और आवाज निकालता है, और जब इसे अपनी बागिन को बुलाना हो तो और कुछ आवाज निकालता है। और इस जो भी आवाज निकालता है उसे गुर्राना बोलते हैं, और इसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। इसके गुर्राने को हम लोग 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। अगला पॉइंट, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेता है। जब वो पत्ते हिलते हैं तो ये पत्ते हवा से हिल रहे हैं या उनके अंदर कोई शिकार छुपा हुआ है, उसकी वजह से वो पत्ते हिल रहे हैं, इसमें वो अच्छे से अंतर को पता कर लेता है कि किस वजह से पत्ते हिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है।
बाघ क्या करता है, अपने इलाके में एक मूत्र करके अपनी गंध छोड़ सकता है और इसका इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्री गंध को झट से पहचान लेता है कि उसके इलाके में कोई और बाघ आया था। फिर उस इलाके में उस बाघ को जाना है या नहीं, ये डिपेंड उस बाघ के ऊपर ही करता है कि मुझे इस इलाके में अब जाना है या नहीं। इसमें ये था, तो बाघ कंप्लीट आपका हो चुका है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। अब हम पढ़ लेते हैं स्लॉथ के बारे में। 4-5 जानवर ऐसे हैं जिनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर बार बनता ही बनता है। तो ये जो स्लाइड्स चल रही हैं इनमें से 1-2 क्वेश्चन 100% बनेगा ही, चाहे बाघ से बने, स्लॉथ से बने, हाथी से बने, गिलहरी से बने, चूहे से बने, लंगूर से बने, चील, बाज, गिद्ध से बने। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए स्लॉथ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्लॉथ क्या होता है, ये भालू जैसा ही दिखता है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। और ये क्या करते हैं, ये दिन के करीब 17 घंटे, कितने घंटे, 17 घंटे, फिक्स याद रखिएगा, 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। कौन, स्लॉथ। कितने घंटे, 17 घंटे। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं ये उसी के पत्ते खाते हैं, उसी से ये पलते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमकर ही तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मुझे आप लोग सुन लीजिए। स्लॉथ के बारे में यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। इस स्लॉथ लगभग 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है और जिस पेड़ पर भी सोता है या रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर रहता है। ये इनकी लाइफ जो है एवरेज 40 ईयर्स मानी गई है। 40 साल के लगभग अपने पूरे समय में ये मुश्किल से 7 से 8, 8 पेड़ दे रखे तो 8 याद रखिएगा, 8 पेड़ों पर जा पाता है और वीक में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है शौच करने के लिए। ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। आप लोग, मैं समझता हूं, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, इस ग्रुप में आपको हर एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दिए जा रहे हैं और आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। यहाँ आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, भले आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, ईवीएस की पीडीएफ, साइंस की पीडीएफ, एसएसटी की पीडीएफ, हर एक पीडीएफ आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ आपको ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें लंगूर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लंगूर है। देखिए यहाँ आपको वही मिलेगा जो मैंने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की बुक में नहीं नोट किया है। तो कुछ पॉइंट हो सकता है सेम हो सकते हैं, 2-4 पॉइंट, बाकी का जो उन बुक्स में नहीं है, उन पीडीएफ में नहीं है क्लास 3, 4, 5 में, और वहां से क्वेश्चन बन जाता है। उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो लंगूर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लंगूर क्या करता है, उनके पास कोई मुसीबत जब आती है तो मुसीबत को देखकर एक खास किस्म की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। कौन, लंगूर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप हम लोग हाथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। हाथियों से ज्यादातर क्वेश्चन आपका बन ही जाता है और इससे भी क्वेश्चन मैंने बताया जैसे बाघ से बनता है, सेम उसी तरीके से इससे भी आपका क्वेश्चन ग्रुप में ही बनता है। यहाँ 4 से 5 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उनमें से ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा सही है या कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम वजन होता है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये हाथियों का झुंड है। यहाँ आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे,
हाथी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके ये झुंड वाली पिक लगाने का रीजन क्या है, आगे जाकर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। याद रखिएगा, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम हो सकता है। और एक हाथी, जो बड़ा हाथी होता है, वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। और हाथी क्या करता है, मुश्किल से 2 से 4 घंटे ही ये लोग आराम करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है या इसको भाता है, क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्योंकि क्या होता है, इससे इसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। हाथी के कान आपने देखे होंगे काफी बड़े बड़े होते हैं और ये पंखे की तरह होते हैं, इनसे ये हवा भी कर लेता है अपनी। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। गर्मी लगने पर हाथी क्या करते हैं, अपने कानों से अपनी हवा कर लेते हैं। हाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर झुंड वाली पिक लगाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। ये हाथियों के झुंड में क्या होता है, केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। उनका जो झुंड होता है उसमें हथनियां होंगी और बच्चे ही होंगे, हाथी उसमें नहीं होता। और जो उसकी लीडर होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, ये उस पूरे झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे हो सकते हैं। कितने, 10 से 12 हथनियां और बच्चे हो सकते हैं। इसके बाद आगे है, हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। 14-15 साल तक वो झुंड में रहते हैं, इसके बाद जब वे बड़े हो जाते हैं हाथी, तो वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। अब सुनिए हाथी के बारे में। हाथी क्या करते हैं, पहले तो 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। एक हाथी, बड़ा हाथी, दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं, इसलिए पानी और कीचड़ से खेलते हैं। इनके कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर इनसे ये हवा भी कर लेते हैं। और गर्मी और कीचड़ से इसलिए खेलते हैं, पानी और कीचड़ से, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अब इसके झुंड की बात कर लेते हैं। तो इनके झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। इनके झुंड में याद रखिए हथनी और बच्चे ही मिलेंगे, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो इनके झुंड की नेता होती है। और हाथी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और जब हाथी 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं। उस झुंड में सिर्फ महिलाएं, यानी सॉरी, हम कह सकते हैं हम लोग, है ना, तो हथनी और क्या रह जा, मादा हाथी या हथनी कह लीजिए, और बच्चे रह जाते हैं। ये पूरा हाथी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मछलियों पर। मछलियां क्या करती हैं, मछलियां भी क्या करती हैं, खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियां क्या करती हैं, खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, बिजली की तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी एक दूसरे को अलग अलग तरह की आवाज निकालकर बात करती हैं। गंगा डॉल्फिन आप जानते हो, जलीय जीव घोषित कर दिया गया हमारा गंगा की डॉल्फिन को। ये डॉल्फिन की पिक लगाई गई है, ये पानी में है ना। आधी पिक इसलिए आपको दिखाई दे रही है कि वो आधी पानी के अंदर है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो क्या किसके लिए काम में आते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। गिलहरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग हमेशा डाउट में रहते हैं। एक ऑप्शन और इसके साथ आता है, उस ऑप्शन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट आपके मन में बना रहता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर गिलहरी है। क्वेश्चन में बता देता हूं कि आपसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका कि गिलहरी, यानी कि यहां ये नहीं देता, ये देता किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो यहां पर आप लोग ऑप्शन गिलहरी टिक करेंगे। चूहा वहां दे रखा होगा, लेकिन चूहा वहां करेक्ट आंसर नहीं होता। हमारा करेक्ट आंसर गिलहरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। चूहों से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन चूहे से क्या क्वेश्चन बनता है आगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने
और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, वरना घिसेंगे तो इसके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे। ये आपकी गिलहरी की पिक है, ये देखिए इसके हाथ में भोजन लगा हुआ है, इसको खा रही है, कुतर रही है। गाय के आगे के दांत क्या होते हैं? पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के लिए होते हैं। गाय के आगे के दांत क्या करते हैं? पत्तों को काटते हैं, और पीछे के दांत क्या होते हैं? इसको पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? घास को चबाने के लिए इनके दांत होते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, सांप के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। मैं बता चुका हूं कि इस पीडीएफ में आपको एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलेगा। कुछ भी लाइन, एक भी लाइन तो बहुत बड़ी बात, एक वर्ड आपको फालतू को यहाँ पर नहीं मिलेगा। सब कुछ वो है जो आपके पेपर में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हमारे देश में 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं, सिर्फ 4 तरीके के सांप जहरीले पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, कौन कौन से हैं? नाग है, करेत है, कुरेत है, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के नाग ही हमारे देश में कैसे पाए जाते हैं? जहरीले पाए जाते हैं, बाकी के सांप जहरीले नहीं होते। अब देखिए, सपेरों के बारे में पढ़ लेते हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया किसे कहा जाता है? कालबेलिया सपेरों को कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, शादियों में सबने कर रखा हुआ। ऐसी कोई शादी नहीं जहां नागिन डांस चला नहीं या हुआ नहीं। तो देखिए, सांप अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप कैसे काटता है? उसके 2 खोखले दांत होते हैं। ये क्या करता है? अपने 2 खोखले दांतों से काटता है, तो व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ये कैसे काटता है? इसके 2 खोखले दांत होते हैं, उनसे काट कर ये उस व्यक्ति के शरीर में उसका जहर चला जाता है। अब इसके जहर से बचने के लिए एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम सीरम है, और जो सीरम दवा बनी होती है, ये सांप के जहर से ही बनाई जाने वाली दवा है। तो देखिए, सांप के जहर से बचने के लिए सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। जो सीरम दवा है सांप के जहर से क्या करने के लिए, बचाने के लिए, ये जो बनाई जाती है सीरम, ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन ये क्या करता है? अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि ये क्या करता है? उस शिकार को पूरा ही ये निगल जाता है। कैसा करता है? पूरा ही निगल ये जाता है, चबाकर ये नहीं खाता। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं, क्योंकि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के क्या होता है? बाहरी कान नहीं होती। जमीन पर जो कंपन होता है उसे से फील कर पाता है, महसूस कर पाता है, या याद रखिएगा, जमीन पर हुए कंपन को ही ये सुन पाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा चींटियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चींटियों से भी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। चींटियां क्या करती हैं? चलते समय एक अजीब गंध छोड़ती चलती हैं, जिससे जो उसके पीछे चींटियां हैं वो उस गंध को सूंघकर ही उसके पीछे चलती रहती हैं। तो इसमें दे रखा है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जिसे सूंघकर क्या हो जाता है? पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आगे देख लेते हैं। चींटियां क्या करती हैं? मिलजुल कर रहती हैं, और चींटियों का काम बटा रहता है। चींटियों का काम, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में हमने पढ़ा था, वह मधुमक्खियों का काम बटा था, ऐसे ही चींटियां भी ग्रुप में रहती हैं और इनके अलग अलग काम होते हैं। रानी चींटी अंडे देती है, वह सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी पीडीएफ, चाहे आपको ईवीएस की बात हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, या ये पीडीएफ हो, इसके अलावा साइंस की पीडीएफ हो, एसएसटी की पीडीएफ हो, सब पीडीएफ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट भी आपको सीटेट के इस ग्रुप में लगातार मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको इस नंबर मैसेज करना है, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, काम करने वाली
चींटियां क्या करती हैं, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। काम करने वाली चींटियां क्या करती हैं, भोजन को ढूंढकर कहाँ लाती हैं, बिल तक लाती हैं। और देखिए दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, चींटियों की तरह दीमक और ततैया भी कहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। केंचुए के बारे में पढ़ लेते हैं। केंचुए से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बन जाता है। देखिए केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल जमीन पर उपजाऊ बनती है, इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुए को क्या कहा जाता है, इसलिए किसानों का मित्र भी केंचुए को कहा जाता है। केंचुए क्या करते हैं, जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन में क्या करते हैं केंचुए, छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। जमीन से क्या होता है, जमीन को इन छेदों से क्या मिलता है, हवा और पानी मिल जाता है। चूहा, चूहों की देखने की क्षमता कैसी होती है, कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट की क्षमता अधिक होती है। तो देखिए यहाँ आप लोग समझ चुके हैं, चूहे के बारे में आप लोग यहाँ समझ चुके हैं। यही अंतर मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो गिलहरी से क्वेश्चन बनता है और जो चूहे से क्वेश्चन बनता है, दोनों में अंतर यही है। दांत बढ़ते रहने वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दांत बढ़ते रहने वाले में जो क्वेश्चन बनेगा वो गिलहरी का बनेगा, और सूंघने का क्वेश्चन जब बनेगा उसमें टेस्ट की बात जब आएगी, सूंघने की बात जब आएगी, तो वहां चूहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट, रेशम का कीड़ा। तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तेरी तेरी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये रेशम के कीड़े के बारे में कहावत है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। क्या करता है, रेशम का कीड़ा क्या करता है, जो उसकी फीमेल पार्टनर होती है वो उसे कई किलोमीटर दूर से उसकी खुशबू से पहचान लेता है। तो किसी ने सॉन्ग सुनाया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये मेरा नहीं है ना, ये मुझे किसी ने कमेंट किया था शायद, ये सॉन्ग इसके लिए कि ऐसे याद किया है। तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, अब मुझे याद आ गया। तो याद करने की ट्रिक अच्छी है, याद कर सकते हो। तो देखिए मच्छर के बारे में पढ़ लेते हैं। मच्छर से क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका मच्छर मैंने लगा रखा है, चाहो तो इसे बोल देना, आपको टेस्ट कर लेगा, है ना। तो देखिए मच्छर हमारे शरीर में की गंध खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से में ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं, पैरों की तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर में ढूंढ लेते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों से फैलती है। ये कैसी फैलती है, ये बीमारी मच्छरों से ही फैलती है। कौन कौन सी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये मच्छरों से आपकी बीमारी फैलती है। और मच्छर क्या करते हैं, पानी में अंडे देते हैं। मच्छर क्या है, रुका हुआ पानी, जहां वो आपने देखा होगा, जहां रुका हुआ पानी या कुछ समय से पानी भरा हुआ होगा उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, वहीं ये अंडे देते हैं। रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। मलेरिया के मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए पानी में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना, केरोसिन ऑयल डालना सही रहता है। इससे क्या होता है, मच्छर वहां पर मर जाते हैं, उनके अंडे, लार्वा जो होता है वो मर जाता है, क्योंकि इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। जिससे मच्छर के जो अंडे होते हैं उसका लार्वा जो होता है वो वहीं मर जाता है। पक्षियों के बारे में पढ़ लेते हैं। 5-6 पक्षियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। जानवरों से जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन बनेगा, सेम उसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका इन पक्षी जो दे रखे हैं, पक्षी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इन पक्षियों से एक क्वेश्चन 100% आपका बनने वाला है। मेरी 4 वीडियो, 3 एनसीईआरटी की वीडियो, क्लास 3, क्लास 4 तो क्लास 5 की वीडियो, और ये एक वीडियो, इन चारों वीडियो से मिलाकर ईवीएस का काम खत्म। ईवीएस आपको कहीं से नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा ईवीएस यहीं से फंस जाएगा आपका। इन्हीं को पढ़ लीजिए, इन्हीं का रिवीजन कीजिए, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपका ईवीएस का काम खत्म। एक सब्जेक्ट की मैं टेंशन आपकी खत्म कर दी।
देखिए, अधिकतर पक्षियों की आंखें कैसी होती हैं? आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं ये कैसी होती हैं? उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। और पक्षी क्या करते हैं? पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। पक्षी क्या करते हैं? अधिकतर उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं और एक क्या करते हैं? एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को ये देख लेते हैं। जब वे अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों आंखों से वे अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर देख सकते हैं। और ये जब बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। तब इनकी आंखें कैसी होती हैं? दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती। तो ज्यादातर पक्षी जो होते हैं उनकी आंखों की पुतली होती है, ये घूम नहीं सकती। इसलिए ये क्या करते हैं? अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इनके आंखों की पुतली घूम नहीं पाती, इसलिए क्या करते हैं? गर्दन उठाकर ये घुमाकर ये देखते हैं। और इनके जो पंख होते हैं ये क्या करते हैं? इनकी उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। इनके जो पंख होते हैं इन्हें गर्माहट भी देते हैं और उड़ने में इनकी मदद भी ये करते हैं। उनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उनके नए पंख आते रहते हैं। किसके? पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख उनके आते रहते हैं। पक्षियों के कान कैसे होते हैं? पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते। देखिए, पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं और पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। पक्षी क्या करते हैं? इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर आप मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको एसएसटी, साइंस, ईवीएस इन सब की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ के साथ करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट आपको सीटेट के लिए यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी घोंसला किस लिए बनाते हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। और जब अंडों से पक्षी निकल आता है तो वे क्या करते हैं? घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं। कुछ पक्षी क्या करते हैं? कुछ पक्षी यहां समझिए, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए अलग आवाज। जैसे मछलियां एक दूसरे को बिजली तरंगों से बताती हैं, लंगूर एक दूसरे को अलग अलग आवाज निकालकर खतरों के बारे में बताते हैं। सेम उसी तरीके से पक्षी भी खतरे का आभास अपने साथियों को करा देते हैं। जमीन पर जो आने वाला खतरा है उसके लिए वो अलग आवाज निकालते हैं, और उड़कर या हवा में जो खतरा आने वाला है उसके लिए आवाज अलग होती है इनकी खतरे के लिए। दर्जन चिड़िया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। दर्जन से मतलब आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, इसके बारे में तो याद कैसे कर सकोगे? दर्जन चिड़िया जो होती है ये अपनी नुकीली चोंच से क्या कर सकती है? पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बनाकर इनमें अंडे देती है। दर्जन चिड़िया क्या करती है? अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है? पत्तों को सी लेती है। तो दर्जन से मतलब दर्जी से याद रखिएगा, दर्जी कपड़े सिलता है। इस ट्रिक से आप लोग इसको दर्जन चिड़िया के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बसंत गौरी चिड़िया क्या करती है? यह चिड़िया क्या करती है? गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। शक्कर खोरा के बारे में पढ़ लेते हैं। शक्कर खोरा क्या करता है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शक्कर खोरा। कहां बनाती है? किसी पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा बनाती है। इसके घोंसले में क्या क्या मिलेगा आपको? बाल, मकड़ी के जाले, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, पतली टहनियां और कपड़ों के चीथड़े से बना होता है। इसका घोंसला किसका?
शक्करखुरा का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन ये वाला आपको डायरेक्ट पूछने को मिल जाता है, 1 नंबर फ्री का है, 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन तैयार। कि चील, बाज और गिद्ध, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इनमें से या तो एक ऑप्शन दे देगा या तीनों के बारे में पूछा जाएगा कि ये चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। तो कौन हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 2 तरीके से पूछता है, या तो इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा या ये तीनों ही ऑप्शन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देता है। गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देता है। ये दो जो लाइन है, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्हीं दोनों लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उनका 1 नंबर कट जाता है। आज उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपका ये क्वेश्चन क्लियर गलत नहीं होगा। तो देखिए, हम मैना और उल्लू के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से करता है, तो इसका आंसर मैना हो जाएगा। मैना क्या करता है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। कौन, मैना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही डिफरेंट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि अपनी गर्दन को पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो ये घुमा सकता है उल्लू। दोनों क्वेश्चन में आप लोग डिफरेंस समझ चुके होंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपनी गर्दन को पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो ये घुमा सकता है उल्लू। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कौन करता है, तो इसका आंसर मैना हो जाएगा। फाख्ता क्या करता है, फाख्ता क्या करता है, इसका घोंसला कहां मिलेगा, कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कौन, फाख्ता। नेक्स्ट है आपका नरवीवर पक्षी। इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सुन लीजिए, क्वेश्चन यहां से नरवीवर से पिछली बार भी पूछा गया था। तो मैं बता चुका हूं, पॉइंट्स वही शामिल किए गए हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और बनने के चांसेस हैं। इन 4 वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए, नरवीवर पक्षी क्या करता है, नरवीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। नरवीवर घोंसला बनाएगा, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखेगी, और जो घोंसला सबसे ज्यादा उसे पसंद आता है उसी में वह अंडे देती है। याद रखिएगा, मादा वीवर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती कोयल की तरह। कोयल भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोए के घोंसले में ही वो अंडे देती है, कोया ही उसके अंडों को पालता है। गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है, देखिए गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना अपना घोंसला बनाती है। कबूतर कहाँ बनाता है, कबूतर पुराने मकान खंडरों में अपना घोंसला बनाता है। कबूतर कहाँ बनाता है, पुराने खंडरों में घोंसला अपना बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। कलचिड़िया, कलचिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कौन, कलचिड़िया। इनके घोंसले में बहुत नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सब इसके बीच इसमें क्या रहता है, इसमें बिछा रहता है। और यह क्या करती है, ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। कौन, कलचिड़िया। क्या कहती है, कलचिड़िया छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। और इसकी जो चोंच जो होती है, ये अंदर से लाल होती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कौए के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर कौवा है। कौए के घोंसले में क्या क्या होता है, देखिए लकड़ी की टहनियां और लोहे के तार भी होते हैं। और इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट से न जाने कितने लाखों बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ क्या है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यानी कोई भी पेड़ जो होता है उसकी ऊंची डाल पर एक घोंसला बनाएगा, ना कि ऊंचे पेड़ की डाल पर एक घोंसला बनाएगा। ये दोनों पॉइंट में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि इन दोनों पॉइंट्स में क्या अंतर है। कौवा जो घोंसला बनाएगा, जो जिस पेड़ पर बनाएगा उसकी ऊंची वाली डाल पर बनाएगा, ना कि उसमें कभी कभी क्या दे दिया जाता है कि ऊंचे पेड़ की डाल पर बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाल या ऊंची डाल पर बनाता है। ये डिफरेंस है इसमें।
कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है, और कौवा क्या करता है, उन्हें अपना अंडा समझकर ही पालता रहता है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सभी पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज आप लोग, और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ ही कौवे के अंडों को भी सेता है। नेक्स्ट है जंगलों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन इससे बन जाता है कि जंगल अधिकार कानून कब बना। सबसे पहले याद रखिएगा 2007। जंगल अधिकार कानून कब बना, 2007 में बना। के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें यह अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। कौन कौन सा कानून, जंगल अधिकार कानून 2007। कितने सालों से, 25 सालों से। जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। जंगल का संरक्षण कौन करती है, वहां की ग्राम सभा करती है। बरगद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बरगद से अक्सर क्वेश्चन आपका बन जाता है, जैसे जानवरों से क्वेश्चन बनता है, पक्षियों से क्वेश्चन बनता है, वैसे ही पेड़ों से भी एक क्वेश्चन, बरगद या रेगिस्तानी ओक, इनसे ज्यादातर आप लोगों का पूछ लिया जाता है। तो बरगद से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है, अक्सर देखिए सभी ने बरगद का पेड़ देख रखा होगा, उसकी जो लटकन होती है ये एक्चुअल में है उस बरगद की जड़ें होती हैं। ये क्या होती हैं, इसकी जड़ें होती हैं, और ये क्या करती हैं, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते क्या करती हैं, जमीन के अंदर तक ये चली जाती हैं। यह जड़ें क्या करती हैं, इसको मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। जड़ें क्या करती हैं, पेड़ को मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। नेक्स्ट है आपका निपेंथिस पौधे के बारे में अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। इस पौधे के बारे में ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यह पौधा, देखिए सबसे पहली बात तो ये या तो स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है, और एग्जामिनर को एक नंबर आपको फ्री में लौटाना हो तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि नेफेंथिस जो पौधा है, घटपड़ी भी इसको बोला जाता है, ये भारत में कहाँ पाया जाता है। तो मेघालय याद रखिएगा, ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह क्या करता है, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार ये करता है। ये देख सकते हो आप लोग, ये इसका फिगर है। यह कैसा होता है, इसकी जो आकार होता है ये लंबे घड़े के जैसा इसका आकार होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसमें से क्या होता है, एक अजीब सी खुशबू निकलती है, जिसकी महक से क्या होता है, कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। फिर ये क्या करता है, उस ढक्कन को बंद कर देता है, जिससे वे उसके अंदर ही फंसे रह जाते हैं। इस पौधे को घटपड़ी भी कहा जाता है। ये वर्ड आपका दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है इस पौधे का नाम, तो इसको घटपड़ी भी कहा जाता है। या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, तो सभी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए आपको, वरना याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पूछा जाए भारत में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई होती है 11 से 12 फीट होती है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पर पत्तियां बहुत कम होती हैं, और इसकी जो जड़ें होती हैं ये जमीन से 250 से 300 फीट तक अंदर चली जाती हैं, जब तक कि ये जड़ें आपकी पानी तक नहीं पहुंच जाएं, तब तक इसकी जड़ें नीचे जाती रहती हैं। इसके तने में क्या होता है, इसके तने में पानी जमा होता रहता है, और जब कभी इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या किया जाता है, तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते हैं। रेगिस्तानियों, रेगिस्तानी से मतलब राजस्थान मत पहुंच जाना, इसका जो आंसर है ये है ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपका ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैचिंग के रूप में आजकल आपका ईवीएस में पूछ लिया जाता है। ट्रेंड सा बन गया है कि एक मैचिंग का क्वेश्चन ज्यादातर इनसे पूछ लिया जाता है।
तो मैंने 4-5 वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उन्हीं को शामिल किया है कि इनसे आपका क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग अपना क्वेश्चन गलत ना कर पाए। तो देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर हो गया आपका रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर की बात की जाए तो मछली पालन या मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर आजकल बहुत ज्यादा ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, नॉट ओनली सीटेट, बाकी के कई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटीकल्चर किसको कहा जाता है, तो अंगूरों की खेती को कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर जो उद्यान कृषि होती है, बागान जिसे कहा जाता है, उद्यान कृषि को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर कृषि को, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को, विटीकल्चर अंगूरों की खेती को और हॉर्टिकल्चर आपके उद्यान कृषि को कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे है हमारा झूम खेती के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हमें अक्सर देखने के लिए मिल जाता है झूम खेती से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादातर आता ही रहता है। तो झूम खेती के बारे में यहाँ गिवन है हमें कि झूम खेती क्या है। एक फसल काटने के बाद में जमीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। यानी जब हम उससे एक फसल काट लेते हैं तो फिर कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, वहां कुछ भी उगाया नहीं जाता। फिर क्या होता है, उस भूमि पर जैसे कुछ बांस या खरपतवार उगाता है तो उसे उखाड़ा नहीं जाता, याद रखिएगा, उसे उखाड़ा नहीं जाता, उसे काट कर जला दिया जाता है। और उसकी जो राख बनती है ये खाद का काम करती है और ये राख उस जमीन को उपजाऊ बना देती है। याद रखिएगा, जो खरपतवार या जो बांस उगाते हैं उनको उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काट कर उन्हें जला दिया जाता है, जिससे वहां पर राख बन जाती है और ये राख इसमें खाद का काम करती है। जलाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जंगल में आग ना फैले। अब जमीन को क्या किया जाता है, जमीन के तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन की वजह से आप लोग कंफ्यूज रहते हो, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है कि इसे जोता जाता है। तो याद रखिएगा, इसको जोता नहीं जाता, इसको हल्का सा खोदा जाता है। फिर क्या किया जाता है, उस पर बीज गिराए जाते हैं और एक खेत में मक्का, सब्जियां, मिर्च, चावल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलों को इसमें उगाया जाता है। याद रखिएगा, न तो उखाड़ा जाता, एक वो वर्ड कंफ्यूज करता था, उखाड़ा नहीं जाता, उस पर क्या किया तो उसको काटकर जो खरपतवार बांस होते हैं उसको जला दिया जाता है। दूसरा, इसको जोता नहीं जाता बल्कि इसको हल्का सा खोदा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि देखिए विदेश से कुछ आने वाली सब्जियां हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार आपका सीटेट में बन चुका है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई थी। तो सबसे पहले याद रखिए भिंडी और कॉफी, इनसे बहुत ज्यादा ये पूछा गया है। तो भिंडी और कॉफी आपकी अफ्रीका से आई थी। भिंडी और कॉफी कहाँ से आई, अफ्रीका से भिंडी और कॉफी आई। हरी मिर्च, टमाटर, आलू की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका से आया। इसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है मिर्च पूछा जाता है, आलू टमाटर नहीं पूछे जाते। तो देखिए कॉफी भिंडी अफ्रीका से, हरी मिर्ची, आलू और टमाटर ये अमेरिका से। गोभी मटर की बात किया जाए तो ये यूरोप से, और सोयाबीन की बात की जाए तो ये चीन से हमारे देश में आए। इनके बारे में याद रखिएगा, सोयाबीन चीन से, गोभी मटर यूरोप से, हरी मिर्ची आलू टमाटर दक्षिणी अमेरिका से, कॉफी भिंडी अफ्रीका से। नेक्स्ट आपका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि देखिए पौधे का वह भाग जिसे हम लोग खाते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ वो भाग पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। जैसे कि जड़ हम किस किस पौधों की खाते हैं, जड़ की बात की जाए तो गाजर, मूली, चुकंदर, इनका हम लोग क्या खाते हैं, इनकी जड़ को हम लोग खाते हैं। किस किस की, गाजर, मूली, चुकंदर की जड़ खाई जाती है। तने की बात किया जाए तो प्याज, आलू, अदरक। आलू याद रखिएगा, आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। याद रखिएगा आलू का क्या खाते हैं हम लोग, तना खाते हैं। तो तने की बात की जाए तो प्याज और आलू और अदरक का तना खाया जाता है। फूल बात की जाए तो केला, कचनार और सहजान के फूल
खाए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको 3rd या 4th क्लास में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। पत्ती में क्या क्या, पालक हो गया, धनिया हो गया, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का याद रखिएगा, हम लोग क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं, इसकी पत्ती खाते हैं। फली की बात की जाए तो मटर हो गई, बीज की बात की जाए चना, बाजरा, गेहूं, सरसों, धान, इन सभी के हम लोग बीजों को खाते हैं। नेक्स्ट है आपका जड़ें। देखिए जड़ें क्या करती हैं, जड़ें पौधों को सहारा देती हैं तथा जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। जड़ क्या करती हैं, जड़ पौधों को सहारा देती हैं तथा जल और खनिजों को अवशोषित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ये जड़ों के द्वारा ही जल और भोजन को ये अवशोषित या खनिजों को ये अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, इसको गलत मत करके आइएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देखिए जिस पूछा जाता है कि 1 टन बीज किसे कहा जाता है, 1 टन जमीन किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जिस मैदान में 1 टन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टन जमीन बोलते हैं। 1 टन जमीन किसे बोलते हैं, जिस मैदान में 1 टन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टन जमीन कहा जाता है। याद रखिएगा, कुड़ुक भाषा में क्या जंगल को तोरंग कहा जाता है, और कुड़ुक भाषा जो है ये झारखंड के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा बोली जाती है। वैसे कुड़ुक भाषा और झारखंड के आदिवासियों के बारे में बहुत इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन में आप लोगों को ईवीएस की, जब मैंने क्लास 3rd 4th की कराई थी ईवीएस, वहां मैंने बताया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कि ईवीएस जो कुड़ुक जो भाषा है इसमें हम लोग जंगल को तोरंग कहते हैं, और कुड़ुक भाषा ये झारखंड के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा ये बोली जाती है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पत्तियां क्या हैं, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां। पत्तियां क्या हैं, पादप यानी पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। क्या होता है, पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, और यह वाहिकाएं वीजल्स जो होती हैं नली के समान होती हैं तथा जड़ तथा शाखाओं एवं पत्तियों तक ये फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वड़क पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरा वड़क क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता क्लोरोफिल के द्वारा की जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य संश्लेषण का होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण से कहा जाता है। पत्तियों द्वारा क्या किया जाता है, देखिए ऊर्जा का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है, पत्तियों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है, तथा पादप पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है। पादप के रूप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है। मलेरिया के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो मलेरिया की खोज की थी वो किसने की थी, ये किसने बताया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो उत्तराखंड के, या हम कह सकते हैं भारत के ही रहने वाले रोनाल्ड रॉस, भारत के ही मूल निवासी थे, भारत मूल के रोनाल्ड रॉस उत्तराखंड के थे, ये ने सबसे पहले यह बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण फैलता है। किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने ये बताया था। और मलेरिया किससे फैलता है ये भी याद रखिएगा, एनोफ्लीज मच्छर जो है उसकी मादा से फैलता है। ये याद रखिएगा, मलेरिया मादा मच्छर जो है एनाफ्लीज उससे फैलता है। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया में क्या होता है, बुखार आता है, जो उस बुखार में क्या होता है, कपकपी और ठंड लगती है। और मलेरिया को दूर करने के लिए दवाई जो बनाई जाती है ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। क्वेश्चन कई बार आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है या किससे बनाई जाती है, तो याद रखिएगा
सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका एनीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन यानी एचबी जो होता है, एचबी और आयरन की कमी होने के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। यह क्या करता है, यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है और पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता। इसके बारे में एक और याद रखिए, चलिए वो बता दूंगा। नेक्स्ट आपका लिंग हू फैन, ये एक डिश है जिसको हांगकांग में खाया जाता है, और ये डिश जो बनाई जाती है ये सांप के मांस से बनाई जाती है। क्या ये पूछ लिया जाता है, सांप के मांस से डिश कहाँ बनाई जाती है, तो हांगकांग में बनाई जाती है। या ये पूछ लिया था एक प्रकार की डिश है लिंग हू फैन, इसे कहाँ पर खाया जाता है, तो याद रखिएगा इसे हांगकांग हांगकांग में सांप की डिश जो है लिंग हू फैन, इसे खाया जाता है। नेक्स्ट आपका इग्लू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये प्यारा सा कितना सुंदर सा यहाँ पर हमें हमारा इग्लू दिखाई दे रहा है। तो देखिए इग्लू क्या होता है, ये एक प्रकार का घर ही होता है। क्या होता है, घर होता है। तो देखिए बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। इन घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पश्मीना शॉल से अक्सर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्मीना शॉल जो है ये चांगपा जो लोग हैं, चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनाई जाती है। लद्दाख में बकरियां पाई जाती हैं। इन बकरियों का बाल इतना पतला होता है कि हमारे 6 बाल और इन बकरियों के बाल के बराबर होता, हमारे 6 बाल इनके बाल के बराबर होता है। इस एक साधारण शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। याद रखिएगा एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। एक साधारण शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है, और यह इतनी ज्यादा गर्म होती है कि 6 स्वेटर के बराबर, जो 6 स्वेटर होते हैं उनके बराबर जितना ये एक पश्मीना शॉल गर्म होता है। ये है भी कि कश्मीर की कढ़ाई बहुत फेमस है, इसलिए भी याद रखें कुल्लू की शॉल कश्मीर की कढ़ाई ये फेमस है। एक क्वेश्चन जो आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीएफ एनसीएफ 2005, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अनुसार कक्षा 3 से लेकर 5 के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। और ये 6 थीम कौन कौन सी हैं, यहां ध्यान से पढ़ लीजिए। पहली थीम परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पांचवी है यात्रा, और छठवीं है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये आपकी ईवीएस की 6 थीम है। 6 की 6 थीम को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मृत सागर। मृत सागर से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। मृत सागर का बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हो पीडीएफ में हर एक क्वेश्चन वो शामिल किया गया है जिससे आपके ईवीएस में क्वेश्चन अक्सर बन जाता है सीटेट में। तो देखिए वैसे तो सभी सागरों में नमक होता है, लेकिन मृत सागर में क्या पाया जाता है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। कितना, 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से लेट कर भी तैर सकते हैं। याद रखिएगा लेट कर भी इसमें तैर सकते हैं। नींबू वाला एग्जांपल मैंने आपको थर्ड या फोर्थ की ईवीएस में पढ़ाया था कि एक गिलास में पानी डालिए, उसमें नींबू डालते चलिएगा, सॉरी नमक डालते चलिए, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां आपका नींबू तैरने लगेगा। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर है कि इसका पानी इतना ज्यादा नमकीन है, इतना ज्यादा खारा पानी है अमृत सागर का, कि हम लोग इसमें लेट कर भी आराम से तैरा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका तरुण भारत संघ। इससे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि ये तरुण भारत संघ है क्या, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो तरुण भारत संघ क्या है, देखिए
भारत का गैर सरकारी, कैसा है ये, गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। किसके द्वारा किया जाता है, तरुण भारत संघ के द्वारा ये किया जाता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। किसने, तरुण भारत संघ ने। और ये याद रखिएगा, ये एक गैर सरकारी संगठन है। तरुण भारत संघ कैसा है, एक गैर सरकारी संगठन है। कुआं या बावड़ियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी क्या करते हैं, जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके, जल स्रोत के रूप में ये उपयोग किया जाते हैं कुआं या बावड़ी। नेक्स्ट है आपका असम। असम में क्या होता है, याद रखिएगा। वैसे सभी स्टेट्स के बारे में मैंने क्लास वाइज आप लोगों को करा रखा है, जो स्टेट आ गया उसके बारे में बता दिया, लेकिन एक दो पॉइंट मैंने यहाँ पर इनको शामिल कर लिया है कि देखिए बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और असम में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं ये जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। और यहाँ घर बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा यहाँ पर बांस की रस्सी के पुल भी बनाए जाते हैं। और यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, या बांस को क्या कहते हैं, गरीबों का टिम्बर यहाँ कहा जाता है। केरल के बारे में पढ़ लेते हैं। केरल क्या है, यहाँ बल्लम, बल्लम क्या है, एक लकड़ी की एक छोटी नाव है जिसको बल्लम कहा जाता है। केरल में ये पाई जाती है, होती है, क्या होती है, यहाँ बल्लम पाई जाती है। और बल्लम एक प्रकार की लकड़ी की छोटी नाव होती है। यहाँ क्या खाया जाता है, टेपियोका केरल में खाया जाता है। और कैसे खाते हैं इसको, उबाल कर खाया जाता है। और टेपियोका जमीन के अंदर उगाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शायद पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार जब जनवरी में पेपर हुआ, जनवरी में क्वेश्चन पूछा गया था, टेपियोका कहाँ खाया जाता है, कहाँ होता है, तो जमीन के अंदर होता है। केरल राज्य में खाया जाता है और इसे उबाल कर खाया जाता है। शकरकंदी टाइप का ही होता है। और केरल के निकटवर्ती जो राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ लीजिए। और यहाँ नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा है, यहाँ क्या है, नारियल के पेड़ यहाँ पर अधिक हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में क्या होता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। गुजरात से जब केरल जाया जाता है तो बीच में क्या होता है, आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। गोवा से केरल, गोवा से केरल रेल के रास्ते में क्या है, फिक्स डाटा याद रखिएगा, 92 सुरंग, 92 पुल और 92 पुल और सॉरी 92 सुरंग और 2000 पुल है ना, याद रखिएगा इसके बारे में। और तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है, याद रखिए तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हैं। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। कहवा क्या है, कहवा एक प्रकार की चाय है जो कश्मीर में मिलती है और ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है। तो इस तरीके से क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की ईवीएस के अलावा एनसीईआरटी मैंने करा रखा है। इसके अलावा इससे एक वीडियो को और आप देख लेते हो। आप विश्वास कीजिए ईवीएस में कुछ भी मत पढ़िएगा, कहीं से कोई भी बुक मत पढ़िए, ईवीएस में सिर्फ आप लोग 4 वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपके सभी के सभी क्वेश्चन डेफिनेटली सही होने वाले हैं। तो ये थी आपकी ईवीएस की बची हुई वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए यहाँ मैसेज कीजिएगा। यहाँ आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप एसएसटी साइंस या ईवीएस किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा करंट अफेयर आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाए और आपके सीटेड एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ के साथ पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।